नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सबका इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर। साथियों, हमारा लेसन चल रहा है डीसी मोटर। उसके हमने अब तक 3 क्लासेस लगा ली हैं। पहली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? पहली क्लास के अंदर हमने डीसी मोटर के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। डीसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, डीसी मोटर के अंदर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, और बैक ईएमएफ के बारे में पढ़ा था। सेकंड क्लास के अंदर साथियों हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था और डीसी सीरीज जो मोटर है उसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था। तीसरी क्लास के अंतर्गत साथियों हमने डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर, डीसी की जो तीनों मोटर्स हैं उनके बारे में पूरे विस्तार से पढ़ा था। और इन सब की जो क्लासेज हैं आपको इस क्लास की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो देख सकते हो। आज हमारी चौथी क्लास है और हमारा आज का टॉपिक है डीसी मोटर के स्टार्टर। साथियों, 3 नंबर क्लास के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टर का यूज हम एक्चुअल में करते क्यों है डीसी मोटर के अंदर, कारण मैंने आपको बता दिया था। थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि डीसी मोटर के अंदर स्टार्टर हम क्यों लगाते हैं। देखो साथियों, क्या होता है कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो डीसी मोटर होती है उसके अंदर आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर में एक बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है जब आर्मेचर रोटेट करता है। परंतु जब वह रोटेट करना स्टार्ट करता है, यानी जब मोटर की स्टार्टिंग कंडीशन होती है, चालू जब मोटर होने लगती है, उस कंडीशन में बैक ईएमएफ काफी ही कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे मोटर रोटेट करेगी उसके अनुसार बैक ईएमएफ का मान बढ़ेगा। लेकिन जब मोटर प्रारंभ हो रही होती है उस समय बैक ईएमएफ काफी ज्यादा लो होता है। कारण क्या है? फिर वही रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मोटर धीरे घूम रही है। ईबी समानुपाती बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आर्मेचर। आर्मेचर के स्पीड के समानुपाती है बैक ईएमएफ। जब आर्मेचर की स्पीड ही काफी कम है तो बैक ईएमएफ ऑलरेडी कम ही होगा। तो बैक ईएमएफ कम है तो उसके कारण होता क्या है? बैक ईएमएफ पैदा होता है साथियों आर्मेचर के अंदर। और एक फार्मूला बताया था आपको मैंने कि जो आर्मेचर में हम जो वोल्टेज जो देते हैं वो बराबर होती है, लगभग बैक ईएमएफ के बिल्कुल बराबर होती है। यानी V बराबर EB प्लस IA इंटू RA। जब प्रारंभ के अंदर EB का मान लगभग 0 के आसपास है तो आर्मेचर पर क्या होता है साथियों, पूर्ण की पूर्ण वोल्टेज पहुंच जाती है आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर। सारी की सारी वोल्टेज आर्मेचर के अंदर पहुंच जाती है और उसके कारण आर्मेचर करंट का मान बढ़ जाता है। आप साथियों कहोगे कि ये क्या बता रहे हैं हम, क्या ये टेक्निकल बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो साथियों, मैंने तीसरी क्लास के बिल्कुल अंतिम भाग के अंदर, जब हमारा तीसरी क्लास का व्याख्यान चल रहा था, तब मैंने बिल्कुल अंत में बताया था और थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देके बताया था कि किस प्रकार से एक डीसी मोटर के आर्मेचर में स्टार्टिंग करंट ज्यादा होती है। एग्जाम्पल भी हमने लिया था, तो वहां से देख सकते हो। बार बार वही करेंगे तो फिर हमारा ये सिलेबस हो नहीं पाएगा। तो साथियों, होता क्या है, वही बात, आर्मेचर के अंदर प्रारंभ में करंट अधिक चलती है क्योंकि बैक ईएमएफ पैदा नहीं हो रहा है। बैक ईएमएफ तो तब पैदा होगा जब स्पीड मोटर की बहुत ज्यादा होगी। तो प्रारंभ के अंदर बैक ईएमएफ का मान क्या होता है? कम होता है। तो जब तक बैक ईएमएफ पैदा ना हो जाए, यानी मोटर जब प्रारंभ में स्टार्ट हो रही है और जब तक उसकी अंतिम स्पीड ना पकड़ ले मोटर, तब तक क्या काम करना पड़ता है साथियों कि अपने को उस करंट को कम करना है। आर्मेचर में जो स्टार्टिंग में करंट ज्यादा चल रही है उस करंट को कम करना है, क्योंकि बैक ईएमएफ अभी पैदा नहीं हुआ है। तो बैक ईएमएफ जब तक पैदा नहीं हो जाता तब तक हमें उस करंट को लिमिट में रखना है, कम करना है। और करंट को कम करने का जरिया क्या है? प्रतिरोध। जैसा कि हम प्रतिरोध चैप्टर में पढ़ते भी हैं कि अगर आपको करंट को रिड्यूस करना है, घटाना है, तो आप सीरीज क्रम के अंदर रेजिस्टेंस लगा दीजिए तो करंट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो प्रतिरोध लगाएंगे श्रेणी क्रम में वो कुछ ना कुछ वोल्टेज खुद ड्रॉप करेंगे और जो भी हमारा जो प्रतिरोध होगा आगे जो लगा हुआ उस पर वोल्टेज कम आएगी और वो टोटल जो करंट है वो कम हो जाएगी।
यानी स्टार्टर के अंदर क्या होता है साथियों, करंट को कम करने के लिए आर्मेचर के सीरीज क्रम के अंदर प्रतिरोध लगाए जाते हैं। तो साथियों अपने को आर्मेचर करंट कम करनी है, तो आर्मेचर करंट कम करनी है, इसका मतलब ये बनता है कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाने पड़ेंगे। तो साथियों हम ऐसा क्यों ना कर दें कि चाहे कौन सी भी मोटर है, डीसी सीरीज है, शंट है या कंपाउंड है, हम आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाकर छोड़ देते हैं और उसके पश्चात जो प्रतिरोध लगा होगा वो लगा रहेगा। ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते कि हम आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाकर ही छोड़ दें। देखो साथियों कुछ ना कुछ टाइम के बाद में, लगभग 1 या 2 मिनट के पश्चात में आर्मेचर के अंदर तो बैक ईएमएफ पैदा हो ही जाना है। इसके पश्चात धारा को और कम नहीं करना है हमें। अगर धारा को हम और कम करेंगे तो फिर जो हमारा आर्मेचर है वो लोड ही नहीं उठा पाएगा। इसलिए आर्मेचर के अंदर जो धारा कम करनी है वो हमें स्टार्टिंग धारा कम करनी है, रनिंग धारा जो है वो कम नहीं करनी। इसलिए जो प्रतिरोध है वो स्टार्टिंग के टाइम पर ही काम करेंगे, रनिंग टाइम पर काम नहीं करने वाले, क्योंकि रनिंग टाइम में तो आर्मेचर में बैक ईएमएफ पैदा हो ही जाएगा और उसके पश्चात बैक ईएमएफ अपने आप ही आर्मेचर करंट है उसको कंट्रोल कर लेगा। तो हमें तो केवल स्टार्टिंग करंट जो है आर्मेचर के अंदर जो हाई करंट चल रही थी उस करंट को रिड्यूस करना है, कम करना है, और स्टार्टिंग करंट को कम करना है तो हमें स्टार्टिंग प्रतिरोध लगाने पड़ेंगे। स्टार्टिंग प्रतिरोध का अर्थ ये बनता है साथियों कि ये जो प्रतिरोध है ये स्टार्टिंग के टाइम पर तो लगे रहेंगे और उसके पश्चात कुछ समय पश्चात जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी उसके पश्चात ये प्रतिरोध अपने सर्किट से बाहर ही कर देंगे। तो प्रतिरोध बाहर हो जाएंगे तो हमारा जो आर्मेचर है वो बैक ईएमएफ बनाकर अपने आप धारा को कंट्रोल कर लेगा। कैसे कंट्रोल कर लेगा, आप मेरी 3 नंबर क्लास देख लीजिए। बिल्कुल अंतिम भाग के अंदर हमने स्टार्टर का उपयोग करने का कारण पढ़ा था। तो साथियों हमने 3 प्रकार की मोटर पढ़ी है, डीसी सीरीज, शंट और कंपाउंड। तीनों मोटर के लिए अगर एक सीरीज मोटर की बात करें तो इसका स्टार्टर कुछ अलग होता है और शंट और कंपाउंड के लिए हम एक ही स्टार्टर का यूज कर सकते हैं। तो पहले हम सीरीज का स्टार्टर पढ़ लेते हैं, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टर। तो हमारा पहला जो स्टार्टर है वो है डीसी सीरीज मोटर स्टार्टर, डीसी सीरीज मोटर स्टार्टर, जो कि साथियों 2 पॉइंट वाला होता है, जो कि 2 पॉइंट स्टार्टर है। अब ये 2 पॉइंट क्या है ये भी हम अभी पढ़ते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर या इसको फेस प्लेट भी बोलते हैं, फेस प्लेट स्टार्टर। तो डीसी सीरीज मोटर के लिए 2 पॉइंट या फेस प्लेट स्टार्टर होता है। कैसी संरचना होती है, अगर साथियों आपने आईटीआई अच्छे ढंग से करी है और रेगुलर क्लासेज में गए हो तो आपने प्रैक्टिकल के अंदर देखा होगा, ये सीरीज मोटर का 2 पॉइंट वाला स्टार्टर देखा होगा। संरचना कैसी होती है इसकी थोड़ी सी बनावट हम देख लेते हैं। देखो साथियों इस प्रकार से ये कुछ इसमें स्टड बने होते हैं, इसमें इस प्रकार से कुछ स्टड बने होते हैं और यहां ये प्रतिरोध लगे होते हैं। इसके मध्य में यहां ये स्पाइरल स्प्रिंग होता है और यहां पर ये कनेक्टिंग आर्म होती है। ये 1 नंबर स्टड है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। हमारी जो मोटर है वो सीरीज मोटर है, तो सीरीज मोटर है तो ये इसका आर्मेचर है और ये सीरीज वाइंडिंग है। ये इतना जो भाग है ये हमारी मोटर से आएगा, ये हमारी मोटर है। यहां अपने फ्यूज लगा देते हैं और यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव एक एक स्विच भी जोड़ देते हैं। ये हमारे स्विचेज आ गए। देखो साथियों ये है 2 पॉइंट स्टार्टर। सबसे पहली बात 2 पॉइंट का मतलब क्या बनता है। 2 पॉइंट का मतलब ये बनता है कि इस स्टार्टर के अंदर केवल 2 बिंदु होंगे, 2 टर्मिनल होंगे। पॉइंट माने टर्मिनल।
इस स्टार्टर में दो टर्मिनल होंगे। एक टर्मिनल जो होता है वो तो होता है साथियों आर्मेचर का, ए लिखा होगा, और एक जो टर्मिनल है यहां होगा इस पर एल लिखा होगा। एल माने लाइन, यानी एक तो लाइन से जोड़ना है आपको और एक आपको आर्मेचर से जोड़ना है। आप इसको आर्मेचर से भी जोड़ सकते हो इस टर्मिनल को, और फील्ड से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि ये सीरीज मोटर है, इसमें आर्मेचर और फील्ड श्रेणी क्रम के अंदर है, इसलिए आप इसको आर्मेचर या फील्ड से जोड़ सकते हो। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा साथियों। ये जो है ये स्पाइरल स्प्रिंग है, ये हमारा स्पाइरल स्प्रिंग है। स्पाइरल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग देखो साथियों, स्प्रिंग दो प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा। स्प्रिंग एक इस प्रकार का होता है और एक स्प्रिंग इस प्रकार का होता है। ये जो स्प्रिंग है ये तो है हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। एक मीटर का लेसन आएगा हमारा, मीटर के लेसन के अंदर साथियों हम पढ़ेंगे एक स्प्रिंग कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली, एक हम डैम्पिंग टोरक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक कंट्रोलिंग टोरक। कंट्रोलिंग टोरक के अंदर हमारा एक टॉपिक आएगा गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली, उसके अंदर जो स्प्रिंग यूज में आता है वो हेलिकल है, यहाँ यूज में आ रहा है ये स्पाइरल स्प्रिंग है। तो यहाँ ये स्टड बने हैं। एक तो प्रश्न यही बन जाता है स्टार्टर के अंदर कि स्टड किस धातु के बने होते हैं, तो स्टड का आप मटेरियल याद कर लीजिएगा, पित्तल के बने होते हैं। ये हम जो यहाँ पर ये जो लगे हैं ये रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। रेजिस्टेंस आप सभी जानते हो, यूरेका या मैग्नीन के बने होंगे। देखो साथियों क्या कुछ हो रहा है, आप इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखोगे तो 4 नंबर स्टड से हमने आर्मेचर को जोड़ रखा है। ये जो हैंडल है ये लोहे का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का। ये हैंडल सबसे पहले 1 नंबर पोजीशन पे होगा, सबसे पहले यहाँ 1 नंबर पे होगा। तो 1 नंबर पे जब होगा, देखो साथियों स्टार्टर का काम याद रखना है, बस आपको स्टार्टर समझने हैं तो स्टार्टर का काम पता होना चाहिए। स्टार्टर का काम है आर्मेचर धारा को कम करना, ओनली फॉर एक ही काम है स्टार्टर का कि आर्मेचर धारा को कम करना। तो आर्मेचर धारा को कौन सी धारा, स्टार्टिंग धारा, तो स्टार्टिंग के टाइम पर ये हैंडल यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये देखिएगा आप आर्मेचर में करंट कैसे जाएगी, यहाँ जब हैंडल होगा तो यहाँ से करंट ऐसे होती हुई यहाँ होती हुई, इस प्रकार से करंट यहाँ जाएगी आर्मेचर के अंदर। तो स्टार्टिंग के टाइम पर R1, R2 और R3 जो कि हाई मान के प्रतिरोध हैं, ये तीनों प्रतिरोध सीरीज क्रम में जुड़े होंगे आर्मेचर के अंदर। तो शुरू के अंदर आर्मेचर के अंदर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, इसलिए आर्मेचर में धारा क्या चलेगी साथियों, कम चलेगी। कुछ समय पश्चात 10 या 15 सेकंड के पश्चात हम हैंडल को 2 नंबर स्टड पर ले आएंगे। ये जो हमारे स्टड हैं, स्टड जो कि पित्तल से बने हैं, बरास से बने हैं स्टड, और पित्तल खुद किससे बनता है, तांबा और जस्ता से। तो यहां जब 1 नंबर से हम हैंडल को 2 नंबर पे लेके आएंगे 10 या 15 सेकंड के पश्चात में, तो R1 जो प्रतिरोध है ये परिपथ से आउट हो जाएगा, क्योंकि जो करंट है वैसे R2 से होती हुई R3 से होती हुई इस प्रकार से आर्मेचर में जाएगी। तो एक जो प्रतिरोध सर्किट से बाहर हो गया। अब हमारा जो आर्मेचर है मोटर का, उसके अंदर कुछ ना कुछ बैक ईएमएफ पैदा हो गया, क्योंकि मोटर रोटेट होने लग गई। धीरे धीरे मोटर अपनी स्पीड जैसे जैसे पकड़ती जाएगी वैसे वैसे बैक ईएमएफ का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बैक ईएमएफ का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें इस प्रतिरोध की आवश्यकता घटती जाएगी। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, 3 नंबर स्टड पर इस हैंडल को ले आएंगे, और 3 नंबर पर जैसे ही लेकर आएंगे साथियों, R1 और R2 जो प्रतिरोध लगे थे, जो स्टार्टिंग करंट को कम कर रहे थे, वो दोनों प्रतिरोध फिर सर्किट से आउट हो जाएंगे। और जब मोटर लगभग पूरी घूमने वाली होगी, जो अपनी पूरी आरपीएम पकड़ने लग जाएगी, तब अपने साथियों इस हैंडल को 4 नंबर स्टड पर ले आएंगे। अब 4 से क्या होगा, करंट इस प्रकार से पॉजिटिव से होती हुई इस प्रकार से 4 नंबर स्टड, यहाँ आर्मेचर, और इस प्रकार से अपना परिपथ पूर्ण कर लेगी। कहने का मतलब ये बनता है साथियों कि ये जो स्टार्टर्स हैं ये केवल स्टार्टिंग करंट को कम कर रहे हैं, और उसके पश्चात जब मोटर पूरी स्टार्ट हो जाती है, बैक ईएमएफ उसमें पैदा हो जाता है, तब ये परिपथ से बाहर हो जाते हैं, तब हमें इनका कोई यूज नहीं रहता। अच्छा, स्टार्टर के अंदर हमने कुछ सेफ्टी भी यूज में ले ली। स्टार्टर के अंदर हमने फ्यूज भी लगा दिए कि अगर मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाए कहीं भी,
तो फिर उस शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए फ्यूज भी हमने परिपथ में लगा रखे हैं। तो स्टार्टर्स का मुख्य कार्य तो यही है कि स्टार्टिंग धारा को कम करना। फिर प्रश्न आ जाए कि स्टार्टिंग जो रेजिस्टेंस है वो कैसे लगे होते हैं, तो आर्मेचर के सीरीज क्रम में। देखो साथियों, आर्मेचर के बिल्कुल आप देखोगे सीरीज क्रम में है। हालांकि ये डीसी का सीरीज मोटर है और उसका 2 पॉइंट स्टार्टर है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि स्टार्टिंग प्रतिरोध यहाँ केवल इसी के अंदर बात करेंगे 2 पॉइंट में, तो यहाँ फील्ड के भी श्रेणी क्रम में है। यहाँ ये स्टार्टर फील्ड के भी श्रेणी क्रम में है। अब एक बात आती है साथियों कि अगर ये जो हैंडल है ये 4 नंबर पर हम घुमा कर अपने हाथ से ले आए, तो 4 नंबर पर जब अपने स्टार्टर्स को इस हैंडल को यहाँ ले आएंगे, तो हैंडल तो इसमें तो स्प्रिंग लगा है। 4 नंबर पर जैसे ही लेकर आएंगे तो हैंडल तो छूटकर वापस अपनी 1 नंबर वाली पोजीशन यहाँ ले लेगा, क्योंकि स्प्रिंग है। जैसे से अपने लेके आ रहे हैं, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा इसमें पैदा हो रही है। और जैसे 4 नंबर पर लेकर आए तो यहाँ से छुटकर ये वापस 1 नंबर पर जा सकता है, क्योंकि स्प्रिंग से टाइट हो रहा है। तो इस चीज से बचाने के लिए कि वापस 1 नंबर पर ना चला जाए, अगर 1 नंबर पर वापस चला गया तो सारे प्रतिरोध वापस इस श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे आर्मेचर के, तो आर्मेचर में करंट बहुत कम हो जाएगी, आर्मेचर लोड नहीं उठा पाएगा। हमें तो केवल इस प्रतिरोध का यूज है वो स्टार्टिंग के टाइम पर करना है। जब मोटर पूर्णतः स्टार्ट हो गई उसके पश्चात इन प्रतिरोधकों का कोई कार्य नहीं है, हम इनको बाहर ही कर देते हैं, परिपथ से बाहर ही कर देते हैं हैंडल के द्वारा। तो ये जो हैंडल है ये वापस इधर ना जा पाए, इसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं, यहाँ पर एक कॉइल लगाते हैं साथियों, और इस कॉइल का नाम सभी आप जानते हो एनवीसी। इस कॉइल का नाम है साथियों एनवीसी। फुल फॉर्म कितनी बार कंपटीशन में पूछी गई है, नो वोल्ट कॉइल। फुल फॉर्म इसकी है नो वोल्ट कॉइल। नो वोल्ट कॉइल का मतलब बनता है अगर इसको वोल्टेज नहीं मिलेगी तो ये कॉइल का काम नहीं करेगी। यहां से देखो साथियों इसका कनेक्शन कैसे करें, हम कैसे इस कॉइल को इस परिपथ के अंदर जोड़ें। हमें क्या काम करना है, कॉइल एक्चुअल में है क्या, किस प्रिंसिपल पर काम करती है। देखो साथियों, कॉइल हमने इसलिए लगाई है क्योंकि ये जो पत्ती है ये लोहे की बनी है। अगर इसको हम सप्लाई दे दें किसी तरीके से इस कॉइल को, तो कॉइल में क्या बनेगा, ओरेस्टेड के नियमानुसार इसमें क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबक बनेगा। वो चुंबक इस लोहे को अपनी तरफ खींचे रखेगा, और जैसे ही सप्लाई ऑफ हो गई इसमें चुंबक बंद हो जाएगा और हैंडल को छोड़ देगा। हैंडल अपने आप स्थितिज ऊर्जा के कारण 1 नंबर स्टड पर वापस आ जाएगा। तो एनवीसी का काम है ऑन अवस्था में, यानी मोटर जब ऑन हो चुकी है, ऑन अवस्था में इस हैंडल को पकड़े रखना, जकड़े रखना। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं साथियों, एक सिरा हम यहां लगा देते हैं और दूसरा सिरा हम ऐसे जोड़ देते हैं। तो एनवीसी, आर्मेचर और फील्ड तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में आ चुके हैं। आप इसको ध्यान से देख सकते हो साथियों, ये 2 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम है। एक पॉइंट ये रहा लाइन का, एक पॉइंट रहा आर्मेचर का। ये इतना सा मोटर का कनेक्शन है, मोटर से 2 वायर आएंगी। डीसी सीरीज मोटर है, मोटर से कितनी वायर आएगी, 2 वायर आएगी। एक तो आर्मेचर से आउट होगी और एक फील्ड से निकलेगी। दोनों वायर को कहां कहां जोड़ना है, एनवीसी के साथ में जोड़ना है एक वायर को, तो और दूसरी जो वायर है वो आर्मेचर के साथ में इस प्रकार जो दूसरा सिरा होगा स्टार्टर का वहां जोड़ना है। तो ये इस प्रकार से 2 पॉइंट स्टार्टर है। क्या काम किया 2 पॉइंट स्टार्टर ने, कि स्टार्टिंग के टाइम पर तो इसने काम किया, आर्मेचर को बचा लिया, क्योंकि आर्मेचर में हाई करंट फ्लो हो रही थी। उस हाई करंट फ्लो होने को बचाने के लिए, रोकने के लिए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जो स्टार्टिंग प्रतिरोध लगे हैं इनके द्वारा अपने उस हाई करंट को कम कर लिया। और जब मोटर पूर्णतः स्टार्ट हो गई तो मोटर में बैक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। उसके पश्चात बैक ईएमएफ का ये कार्य है कि वो आर्मेचर करंट को अपने आप कम कर देगा। फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो V बराबर EB प्लस IA इंटू RA। ये आर्मेचर करंट है जो कि बहुत ज्यादा पैदा हो रही थी स्टार्टिंग के टाइम पर, क्योंकि ये बहुत कम था, ये बहुत कम था। जब ये पैदा हो जाएगा तो आर्मेचर करंट अपने आप ही डाउन हो जाएगी। तो इस प्रकार से साथियों 2 पॉइंट स्टार्टर है,
थोड़ा थोड़ा एक बार फिर बता देता हूँ। ये स्टड है, पीतल के बने हैं, प्रतिरोध है यूरेका का बना है, स्पाइरल स्प्रिंग है। अगर आप स्प्रिंग समझना चाहते हो तो स्प्रिंग नॉर्मली फास्फोरस ब्रोंज के बनते हैं। ये सॉफ्ट आयरन की पत्ती है। ये एनवीसी है, मोटा तार और कम टर्न वाली। एनवीसी की जो कंस्ट्रक्शन है याद कर लेना साथियों, 2 पॉइंट के लिए मोटे तार और कम टर्न वाली होती है, ताकि इसके अंदर एक तो चुंबक ठीक ठाक पैदा हो जाए, और ये देखो आप साथियों सीरीज क्रम में है, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया जाएगा तो फिर इसके अंदर करंट नहीं चलेगी आर्मेचर के अंदर और फील्ड के अंदर। आर्मेचर और करंट में करंट का मान घट जाएगा यदि इसका प्रतिरोध ज्यादा कर देंगे अपने, इसलिए इसका प्रतिरोध क्या रखना, हमें कम रखना है। कम रखना है इसका मतलब मोटा तार और कम टर्न वाली इसको बनानी पड़ेगी। तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी याद कर लीजिएगा साथियों। ये फ्यूज लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगते हैं, ये सबको पता है। तो 2 पॉइंट स्टार्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो ये हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर है। इसके पश्चात साथियों नेक्स्ट जो आएगा हमारा डीसी सीरीज मोटर को तो हमने कंट्रोल करवा लिया। अब शंट और कंपाउंड के लिए हमारा नेक्स्ट स्टार्टर है शंट और कंपाउंड। दोनों मोटर के लिए एक स्टार्टर आता है साथियों, 3 पॉइंट स्टार्टर। 3.3 बिंदु वाला एक स्टार्टर आता है जो कि शंट और कंपाउंड दोनों मोटर की जो आर्मेचर करंट है, स्टार्टिंग करंट, उसको कम करने का काम करता है। 3 पॉइंट स्टार्टर, उसकी थोड़ी सी अपने कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं साथियों। थोड़ा सा चेंजेस होगा इसके अंदर। चेंजेस ये होगा कि आपको पता है एक तो ये फील्ड वाइंडिंग हमें यहां से हटानी पड़ेगी, क्योंकि शंट मोटर के अंदर आर्मेचर के सीरीज क्रम में फील्ड वाइंडिंग कभी नहीं लगती, वो लगती है आर्मेचर के पैरेलल क्रम के अंदर। तो पैरेलल क्रम में लगाते हैं, पैरेलल क्रम में हम इसको लगा देते हैं। थोड़ी कंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा साथियों कैसे बनती है। यहां लगती है फील्ड वाइंडिंग, पतले तार और अधिक टर्न वाली, ये फील्ड वाइंडिंग है हमारी। अब देख लीजिए साथियों 3 पॉइंट बनेंगे, एक फील्ड का बन गया इस बार, फील्ड आर्मेचर, और यहां पर आ गया लोड का। लेकिन लोड को हम डायरेक्ट सप्लाई ऐसे नहीं देंगे, लोड नहीं लाइन, आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, इसका डायग्राम भी बना सकते हो। ये लीजिए साथियों, ये तैयार हो चुका है 3 पॉइंट स्टार्टर। ये हमारा तीसरा पॉइंट लाइन का यहाँ मिलेगा। यहाँ फ्यूज भी लगाना है, एक स्विच भी लगाना है, और ये हमारा पॉजिटिव। तो 3 पॉइंट स्टार्टर है साथियों। कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी देख लेना आप, और अच्छा डायग्राम देखना है तो आपकी बुक में मिल जाएगा। थोड़ा समझने के लिए अपने देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। देखो साथियों, ये हमारी शंट मोटर है, ये आर्मेचर के समांतर क्रम में फील्ड वाइंडिंग लगी है, ये शंट मोटर है। तो 3 पॉइंट वाला यूज ही करना पड़ेगा, 2 पॉइंट से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट में तो केवल एक आर्मेचर का था और एक लाइन का था, और यहाँ हमें एक फील्ड का भी टर्मिनल चाहिए। तो 3 पॉइंट वाला आर्मेचर, फील्ड और लोड, 3 पॉइंट आ गए। ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। अब इसमें क्या है साथियों, ये एनवीसी है। थोड़ा सा आप डायग्राम समझने की कोशिश कीजिए। हो क्या रहा है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है, एनवीसी है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और ये श्रेणी क्रम में यहां से एक वायर उठी है जो कि स्टार्टिंग प्रतिरोध के जो 1 नंबर स्टड है यहां जाकर जुड़ी है। यानी कहने का मतलब है फील्ड, एनवीसी और ये स्टार्टिंग प्रतिरोध जो है तीनों के तीनों सीरीज क्रम में है।
यहां एक कॉइल और लगाई गई है। इस कॉइल का नाम आप सभी जानते हो, नहीं जानते तो लिख लेना। इस कॉइल का नाम है साथियों OLC। इस कॉइल का नाम है OLC। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ओवरलोड कॉइल। ओवरलोड कॉइल का मतलब बनता है कि जब लोड ओवर होगा, लोड ओवर माने ज्यादा होगा, उस कंडीशन में ये कॉइल कुछ काम करेगी। काम क्या करेगी अभी समझते हैं। ये जो कॉइल है काम करेगी और काम कर कर मोटर को बंद कर देगी, क्योंकि लोड बढ़ रहा है माने धारा बढ़ रही है, और धारा बढ़ रही है तो हमारा जो आर्मेचर है वो खराब हो सकता है। उस चीज से बचाने के लिए, आर्मेचर को हाई करंट से बचाने के लिए ये OLC लगी है, जो कि ओवरलोड में ही काम करेगी, वैसे काम नहीं करेगी। वैसे ये काम सामान्य अवस्था में तो नहीं करती, लेकिन जैसे ही लोड बढ़ता है ये कॉइल काम करेगी और NVC को शॉर्ट सर्किट करवाकर मोटर को बंद कर देगी। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं साथियों। आप देख लीजिएगा टेक्निकल हेल्पर के पेपर के अंदर स्टार्टर से 1% जरूर बन सकता है, प्री या मेंस के अंदर 1% जरूर आएगा स्टार्टर में। तो 2 पॉइंट हमने पढ़ा, 3 पॉइंट देखिए साथियों। हो क्या रहा है, यहाँ NVC से 2 बिंदु और निकाले हैं, 2 तार और निकाली है हमने और यहाँ लाकर छोड़ दी। ये NVC को हमने 2 वायर निकालकर यहाँ लाकर छोड़ दी। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ सामान्य अवस्था के अंदर ये कैसे काम करता है स्टार्टर। ये हैंडल होगा हमारा 1 नंबर स्टड पर। हमें तो केवल आर्मेचर को हाई करंट से बचाना है, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में यहाँ प्रतिरोध लगे हैं। स्टड को 1 नंबर से 2 नंबर पे लेके आए तो ये प्रतिरोध आउट हुआ, 2 नंबर से 3 नंबर पे लेके आए तो ये प्रतिरोध भी आउट हो गया, 3 नंबर से 4 नंबर पे लेके आए तो तीनों के तीनों प्रतिरोध सर्किट से कम आर्मेचर के सर्किट से तो बाहर हो गए। आर्मेचर के सर्किट से बाहर हो गए, आर्मेचर ने बैक ईएमएफ डेवलप कर लिया, पैदा कर लिया। अब उस बैक ईएमएफ ही अपने आप एक काम कर देगा कि वो धारा को कम कर देगा आर्मेचर के अंदर। अब हमें प्रतिरोध की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने इसको परिपथ से बाहर कर दिया। ये तो हो गया स्टार्टर का काम। अब हम OLC का काम पढ़ते हैं कि OLC कैसे काम करती है रियलिटी के अंदर। देखो साथियों, यहां मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाना चाहूंगा। यहां एक डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम आप देख लीजिए साथियों। ये NVC है, NVC से 2 पॉइंट यहां आए हैं, ऐसे आकर यहां आकर रुक गए। यहां आकर रुक गए मतलब NVC में से जब नॉर्मल अवस्था में करंट जाएगी तो ऐसे चलती रहेगी, NVC चुंबक बनाती रहेगी, इन 2 पॉइंटों में करंट नहीं जाएगी। अगर किसी तरीके से इन 2 पॉइंटों को जोड़ दिया जाए, आप केवल एक बार स्टार्टर को भूलकर थोड़ा ये देखिए साथियों कि NVC है यहाँ और यहाँ NVC से 2 पॉइंट निकालकर छोटे हुए हैं। अगर इन 2 पॉइंटों को अगर अपने जोड़ दें, किसी भी वायर से जोड़ दें या किसी भी तरीके से जोड़ दें, तो आप खुद समझो क्या NVC में से करंट जाएगी? क्या अब NVC में से करंट जाएगी, लेकिन बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट परिपथ है। करंट अब यहां से जाना बेहतर समझेगी, क्योंकि यहां प्रतिरोध बहुत कम है। तो NVC में से करंट नहीं जाएगी, और NVC में से अगर करंट नहीं जाएगी तो NVC चुंबक नहीं बनाएगी। ये सारा जो काम है ये काम करती है एक कॉइल जिसका नाम है OLC, ओवरलोड कॉइल। देखते हैं कैसे काम करती है। समझना साथियों, ये आपको बुक में से समझ में नहीं आएगा, और अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर इसमें ये स्टार्टर वगैरह सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। OLC का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साथियों, क्या है कि सामान्य अवस्था में इसमें से करंट जा रही है OLC में से, और ये हैंडल के साथ इस प्रकार से कनेक्शन है, और हमारा स्टार्टर काम कर रहा है, मोटर चल रही है। लेकिन जैसे ही इस लोड का मान बढ़ा, अपने कंडीशन लेके चल रहे हैं, लोड का मान बढ़ गया। लोड का मान बढ़ते ही करंट का मान बढ़ेगा, सामान्य सी बात है। यहां से करंट का मान बढ़ा, प्लस से करंट बढ़ना स्टार्ट हुई। अब करंट बढ़ेगी तो OLC भी एक चुंबकीय कॉइल है, मोटे तार और कम टर्न वाली है ये भी। जब करंट का मान बढ़ेगा तो इस OLC के अंदर चुंबक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, चुंबक बढ़ेगा। ये देखना साथियों, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये OLC है, ये हमारी एक OLC कॉइल है ये, और यहां पर एक पत्ती लगी हुई है, ये एक पत्ती लगी है।
नॉर्मली अवस्था में इस ओएलसी में करंट जाएगी तो चुंबक जरूर बनाती है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग चुंबक नहीं होता। लेकिन जैसे ही लोड बढ़ा तो करंट का मान बढ़ा, करंट का मान बढ़ा तो ओएलसी में चुंबक बढ़ा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है ओएलसी। जितनी ज्यादा करंट बढ़ेगी ओएलसी में से उतनी करंट ज्यादा चलेगी, क्योंकि सीरीज क्रम में है। तो ओएलसी में से जब करंट ज्यादा चलेगी तो ओएलसी चुंबक बनाएगी, और जो लोहे की पत्ती है, ये लोहे की पत्ती है साथियों, ये पत्ती जो है ये भी लोहे की है, इस पत्ती को अपनी तरफ ऐसे खींच लेगी। कौन खींचेगी? ये ओएलसी खींच लेगी, इस नीचे लगी हुई लोहे की पत्ती को ऐसे खींच लेगी। आप समझते हो साथियों चुंबक का काम क्या है? चुंबक का काम क्या है कि लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेना। अब ये चुंबक बन चुकी है ओएलसी, नीचे लोहे की पत्ती है, तो जैसे चुंबक का मान बढ़ेगा इस पत्ती को अपनी तरफ ऐसे खींच लेगी, और खींचते ही ये जो दोनों पॉइंट है ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि पत्ती ऊपर उठेगी, उठते ही दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे। दोबारा समझिए साथियों, क्या हो रहा है कि हम पढ़ रहे हैं ओएलसी का काम। स्टार्टर का काम तो सबको समझ में आ जाता है, ओएलसी का काम समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि स्टार्टर का तो वही काम है जो 2 पॉइंट में है। हमने क्या काम करना है? हैंडल को घुमा घुमा कर 4 नंबर पे लेके आना है। शुरू में ये प्रतिरोध लगे होंगे और 4 नंबर पे लेके आएंगे तो प्रतिरोध सर्किट से आउट हो जाएंगे। ये तो हो गया स्टार्टर का काम। हम पढ़ना चाह रहे हैं ओएलसी का काम। सामान्य अवस्था के अंदर ओएलसी अपना चुंबक बनाती है, परंतु इतना चुंबक नहीं बना पाती कि इस पत्ती को अपनी तरफ खींच सके, इतना स्ट्रॉन्ग चुंबक नहीं होता। लेकिन जैसे ही लोड का मान बढ़ता है वैसे ही सप्लाई करंट का मान बढ़ेगा, और ओएलसी लगी है परिपथ के सीरीज क्रम में। अब जैसे ही इस कॉइल में ओएलसी में चुंबक बढ़ेगा, इस पत्ती को अपनी तरफ खींच लेगी ओएलसी, तुरंत ही खींच लेगी, नैनो सेकंड के अंदर खींच लेगी, और खींचते ही ये जो दोनों टर्मिनल हैं ये शॉर्ट हो गए। देखो साथियों, इस प्रकार से ये शॉर्ट हो चुके हैं दोनों टर्मिनल, और उसका मैंने एक डायग्राम आपको यहां बनाकर पहले ही दिखा दिया कि अगर ओएलसी इन दोनों टर्मिनलों को शॉर्ट करवा दे तो एनवीसी में से चुंबक जाएगा क्या? सॉरी, एनवीसी में से करंट जाएगी क्या? बहुत कम जाएगी, बहुत ही कम करंट जाएगी एनवीसी में से। अब साथियों एक बात और बता देता हूं, 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर जो एनवीसी है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है बकायदा 2 पॉइंट से। एनवीसी का जो 3 पॉइंट स्टार्टर में हम एनवीसी लगा रहे हैं वो 2 पॉइंट स्टार्टर वाली एनवीसी नहीं है, इसमें पतले तार और अधिक टर्न वाली एनवीसी है, पतले तार और अधिक टर्न वाली एनवीसी है इस 3 पॉइंट स्टार्टर में। तो फिर आप तो कहोगे सर इसमें तो चुंबक बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसका तो तार भी पतला है और इसका एरिया भी बहुत कम है, माने इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो इसका चुंबक तो नहीं बनेगा, और ना ही हैंडल को ये जकड़े रखेगी। यहाँ पर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि इसका जो वायर का साइज वो काफी छोटा है, पतला है, और लंबाई काफी ज्यादा है, अर्थात इसका प्रतिरोध ज्यादा है, तो ये चुंबक नहीं बनाएगी। इन बातों की चर्चा साथियों हमने चुंबक वाले लेसन में भी की थी, और 1-2 क्लास पीछे वाली जो क्लास है उनमें भी की थी, कि जो चुंबक होता है वो केवल धारा पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड ये भी इस पर भी करता है कि कॉइल में टर्न कितने हैं, और टर्न अगर ज्यादा है तो चुंबक भी ज्यादा पैदा होता है। ये बात मैंने आपको बताई है और बताई जा चुकी है चुंबक वाले लेसन में भी। मैंने आपको एमएमएफ का फार्मूला भी बताया था, टर्न गुणा धारा, कि केवल जो चुंबक है वो धारा पर डिपेंड नहीं करता, वो टर्नों की संख्या और धारा दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये बनता है कि आप ये मत समझना कि एनवीसी अगर पतले तार और अधिक टर्न वाली बना दी इसका प्रतिरोध तो ज्यादा हो गया तो इसमें करंट नहीं जाएगी, करंट नहीं जाएगी तो चुंबक नहीं बनाएगी। प्रतिरोध ज्यादा है ये बात सही है, लेकिन चुंबक बनाती है। ये चुंबक इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें टर्न बहुत ज्यादा है। तो साथियों हम तो चर्चा कर रहे हैं कि ओएलसी किस प्रकार से ओवरलोड की स्थिति में मोटर को बंद करवा देगी। तो क्या हुआ ओएलसी के अंदर, क्या हुआ जब लोड का मान बढ़ा तो धारा का मान बढ़ा, धारा का मान बढ़ा तो ओएलसी का चुंबक स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसमें धारा बढ़ रही है तो चुंबक तब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। उसने इस पत्ती को अपनी तरफ खींच लिया, और खींचते ही ये जो नीचे वाले जो 2 टर्मिनल एनवीसी से लाकर छोड़े हुए थे हमने,
वो शॉर्ट हो जाएंगे। किसने शॉर्ट करवा दिए? ओएलसी ने शॉर्ट करवा दिए, एनवीसी के टर्मिनलों को शॉर्ट करवा दिया, या अपने सीधी भाषा में बोले तो एनवीसी को ही शॉर्ट कर दिया, किया ना एनवीसी को शॉर्ट। एनवीसी को शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब अब एनवीसी में से धारा माइनर जाएगी, बहुत ही कम धारा जाएगी। जितनी धारा पहले जा रही थी उसकी अपेक्षा तो बहुत ही कम धारा जाएगी, और उसके अनुसार चुंबक भी कम हो जाएगा। एन तो कम नहीं हुआ, एमएमएफ इज इक्वल टू एन गुणा आई, यानी चुंबक है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, टर्नों की संख्या और धारा पर। यहां टर्नों की संख्या तो ठीक ठाक है, जो कि बाद में भी कम नहीं हो रही, लोड बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो टर्नों की संख्या वो कम थोड़ी हो रही है। क्या कम हो रहा है? धारा कम हो जाएगी, क्योंकि यहां ये शॉर्ट हो चुकी है, और धारा कम होने से चुंबक बहुत ही कम हो जाएगा। तो हैंडल को ये छोड़कर वापस एक नंबर पोजीशन पर ला छोड़ेगी, और इसमें चुंबक खत्म हो गया, इसने एक नंबर पे इसको लाकर छोड़ दिया। इसका मतलब ये बनता है कि वापस वही कंडीशन आ गई जो स्टार्टिंग के टाइम पर थी। मोटर बिल्कुल धीरे घूमने लग जाएगी और आर्मेचर हमारा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसने हैंडल को यहां से यहां लाकर छोड़ दिया, यहां से यहां लाकर छोड़ दिया। अब आर्मेचर में इतना सारा प्रतिरोध जुड़ चुका है, तो अब हमारा आर्मेचर खराब नहीं होगा। देखो साथियों, मैं फिर बता रहा हूं, ये थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, समझ में कम आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो मैं बातें बोल रहा हूं आप क्लासेस को रोक रोक कर उन सभी लाइनों को लिखते रहो। मैं यहाँ बोर्ड पर इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि टाइम बहुत खराब होगा, और वो हम सबका ही नुकसान है, आपका सिलेबस भी नहीं हो पाएगा और टाइम भी हमारा चला जाएगा। इसलिए मैं बोल बोल कर आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको लिखते जाइए। आप ये लिख सकते हो, पहले स्टार्टर का क्या काम है, स्टार्टर का काम हमने पढ़ लिया। एनवीसी का क्या काम है, एनवीसी का काम हमने पढ़ लिया। मोटर को जब ऑन हो जाती है तो हैंडल को अपने पास जकड़े रखना, यह एनवीसी का काम है। अब रह गया ओएलसी, इसका काम स्टूडेंट्स को समझ में कईयों को नहीं आता, फिर से रिपीट कर रहा हूं, शायद आ जाए अगर किसी को नहीं आया। ओएलसी का नाम है ओवरलोड कॉइल, यानी ओवरलोड के समय ये कॉइल काम करेगी। कैसे काम करेगी कि ओवरलोड जब कभी भी होगा तो आर्मेचर में हाई करंट फ्लो होगी। जब कभी भी ओवरलोड होगा तो आर्मेचर में से हाई करंट फ्लो होगी, फील्ड में से करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि जो लोड लगा है वो आर्मेचर पर लगा है और आर्मेचर ही तो रोटेट हो रहा है। तो जो आर्मेचर है वो उस लोड को घुमाने के लिए, ज्यादा लोड लगा दिया तो उस लोड को घुमाने के लिए सप्लाई से ज्यादा करंट की डिमांड करता है, और ज्यादा करंट की डिमांड करेगा तो आर्मेचर जल जाएगा। इस जलने से बचाने के लिए हम क्या काम करते हैं, ओएलसी लगाते हैं। ओएलसी जब लोड बढ़ेगा तो चुंबक बन जाएगा इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग, और ये एनवीसी को शॉर्ट सर्किट करवाकर इस हैंडल को छोड़ देगी एनवीसी, और हैंडल वापस एक नंबर पर आ जाएगा। और एक नंबर पर आते ही आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आर्मेचर से कितना सारा प्रतिरोध वापस जुड़ चुका है। तो अब आर्मेचर में से ज्यादा धारा चलेगी क्या? नहीं चलेगी, क्योंकि आर्मेचर से इतना सारा प्रतिरोध पुनः जुड़ गया, वापस जुड़ गया। तो अब हमारी जो मोटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग थी वो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग सेफ रहेगी। अब वो आर्मेचर वाइंडिंग नहीं खराब होगी। ये सारा काम इस एक ओएलसी ने किया है, इसलिए इसका नाम है ओवरलोड कॉइल। मोटा तार और ये कम टर्न वाली कॉइल है। इसको हम पतला तार और अधिक टर्न वाली क्यों नहीं बना सकते? अगर आप ये बात जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसको हमने पतला तार और अधिक टर्न वाली कॉइल इसको क्यों नहीं बनाया। ठीक है साथियों, तो ये साथियों 3 पॉइंट स्टार्टर है। अब कई साथियों का ये डाउट होता है कि सर ओएलसी हमने लगा रखी है जो कि ओवरलोड में काम कर रही है, तो हमने फ्यूज तो लगा रखे हैं ना, तो फ्यूजों ने क्यों नहीं काम किया? फ्यूज लगा रखे हैं, करंट का मान बढ़ता है तो फ्यूज भी तो खराब हो जाने चाहिए। ओएलसी की क्या जरूरत है हमें तो हमारा काम तो फ्यूज से ही हो जाएगा। देखो साथियों, मेनली जो फ्यूज है वो काफी ज्यादा हाई करंट पर जाकर खराब होते हैं, और ओवरलोड जो करंट है वो उतनी करंट नहीं होती जितनी शॉर्ट सर्किट करंट है, या जो बहुत ज्यादा हाई करंट जिस पर जाकर फ्यूज खराब होता है। कहने का मतलब ये है साथियों कि ओएलसी तो
फ्यूज खराब होने से पहले ही मोटर को बंद करवा देगी। फ्यूज खराब होने का वो वेट नहीं करेगी, क्योंकि फ्यूज खराब तो होगा, फ्यूज तो तब मेल्ट होगा जब करंट का मान काफी ज्यादा होगा। और अपने ये बोल सकते हैं कि फ्यूज शॉर्ट सर्किट की अवस्था में मुख्यतः कार्य करवाने के लिए लगाए जाते हैं। यानी फ्यूज का कार्य क्या है? शॉर्ट सर्किट अवस्था में मोटर को बचाए रखना, ये फ्यूज का काम है। लेकिन ओवरलोड कॉइल का काम है लोड बढ़ेगा, लोड तो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ी थोड़ी करंट बढ़नी स्टार्ट होगी तो फ्यूज हमारा काम नहीं करेगा। फ्यूज तो तब काम करेगा जब एकदम हाई करंट फ्लो हो, अचानक से बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो हो, तब हमारा फ्यूज काम करेगा। ठीक है साथियों, तो फ्यूज का काम ओवरलोड से बचाना नहीं है। शॉर्ट सर्किट अवस्था में ओएलसी से पहले फ्यूज ही खराब हो जाएगा। तो एक प्रश्न आया था डीएमआरसी के अंदर, दिल्ली मेट्रो के अंदर पूछा गया था कि फ्यूज का कार्य मुख्यतः क्या है? ओवरलोड की धारा से बचाना, शॉर्ट सर्किट धारा से बचाना, सामान्य धारा से बचाना। तो हमारा उत्तर जो होगा वो शॉर्ट सर्किट धारा से बचाना। ठीक है साथियों, केवल फ्यूज की बात कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट स्टार्टर हो गया कंप्लीट। अब साथियों देखिएगा, 3 पॉइंट स्टार्टर तो हमने कंप्लीट कर दिया और एक एक पार्ट का हमने बकायदा काम भी पढ़ा। लेकिन ये जो 3 पॉइंट स्टार्टर है ये यूज में नहीं लिया जाता, या लिया जाता है तो बहुत ही कम लोड के लिए। लोड अगर कम लगा है तो हम इस स्टार्टर का यूज करते हैं। अगर लोड वेरी करता है, कम ज्यादा बार बार होता है, तो इस स्टार्टर का यूज करते ही नहीं है। और ये मानिए कि अगर कोई हेवी लोड जहां चल रहा है, जहां मोटर अपने लगा रखी है, वहां 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज होता ही नहीं है। क्योंकि 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। 3 पॉइंट स्टार्टर में एक बहुत बड़ी कमी है, जो कि आपको इस डायग्राम को अगर आप समझोगे तो आपको वो कमी दिखाई भी दे जाएगी कि स्टार्टर के अंदर एक कमी है बहुत बड़ी। वो कमी ये है साथियों, वो कमी ये है कि ये जो हम धीरे धीरे करके हैंडल को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पर लेके आ तो गए, आर्मेचर से हमने प्रतिरोध को धीरे धीरे करके हटा भी दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हटे हुए प्रतिरोध हैं ये कहां गए, मतलब ये अब किसके साथ लग चुके हैं, किसके साथ आ गए? तो आप देखोगे ये वायर यहां से यहां कनेक्ट की है हमने। जैसे ही वो प्रतिरोध अपने हैंडल 2 नंबर पे लेके आएंगे तो ये प्रतिरोध एनवीसी के साथ जुड़ जाएगा। फिर जैसे ही हम प्रतिरोध 2 से 3 पे लेके आएंगे, ये दोनों प्रतिरोध एनवीसी के साथ वापस जुड़ जाएंगे, दोनों के दोनों प्रतिरोध जुड़ गए। और जैसे ही हम हैंडल को 4 नंबर स्टड पर लेके आए, ये तीनों प्रतिरोध इस बार कहां जुड़ चुके हैं? एनवीसी के साथ जुड़ चुके हैं। एनवीसी के साथ बोल सकते हो या फील्ड के साथ बोल सकते हो, शंट फील्ड के साथ, क्योंकि ये दोनों श्रेणी में है। तो इतना सारा प्रतिरोध एनवीसी के साथ में आ गया। एक तो एनवीसी का खुद का प्रतिरोध ज्यादा है, एक इसके साथ में शंट फील्ड वाइंडिंग लगी है, इसका प्रतिरोध तो ज्यादा होता ही आपको पता है। और इतना सारा प्रतिरोध इस एनवीसी के साथ में और जुड़ गया। क्यों जुड़ा? क्योंकि जैसे जैसे हम हैंडल को लेके जा रहे हैं 4 नंबर स्टड तक, वैसे वैसे ये प्रतिरोध आर्मेचर से तो हट रहे हैं, आर्मेचर के श्रेणी क्रम से तो हट रहे हैं, परंतु हटकर जा रहे हैं कहां पर? एनवीसी के साथ श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ते जा रहे हैं। तो एनवीसी जो कि चुंबक बनाती है, अब इतना सारा प्रतिरोध उसके साथ में श्रेणी क्रम में और लग गया तो उसमें करंट तो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान घटता जाता है। तो इस स्टार्टर में एक बहुत बड़ी कमी है कि जैसे जैसे हम हैंडल को 4 नंबर पर लेके आएंगे, वैसे वैसे ये प्रतिरोध आर्मेचर से तो हट जाएंगे, परंतु एनवीसी के साथ जुड़ जाएंगे। और एनवीसी के साथ जुड़ने के कारण धारा का मान इतना कम हो जाएगा कि एनवीसी चुंबक नहीं बना पाएगी, उतना स्ट्रॉन्ग चुंबक नहीं बना पाएगी कि इस हैंडल को अपने पास में से जकड़े रखे। और जब एनवीसी इस हैंडल को जकड़े ही नहीं रखेगी तो एनवीसी का काम क्या बना? फिर एनवीसी का काम क्या रहा? हमने एनवीसी को इसलिए लगाया था ताकि ये ऑन अवस्था में इस हैंडल को अपने पास जकड़े रखे,
लेकिन इतना ज्यादा प्रतिरोध एनवीसी के साथ जुड़ चुका है कि इसमें धारा घट चुकी है और चुंबक इसका काफी ज्यादा वीक होने के कारण इस हैंडल को कभी छोड़ देती है, कभी पकड़ लेती है, कभी छोड़ देती है और कभी पकड़ लेती है। इस प्रकार से ये स्पार्किंग होती है काफी ज्यादा, और इसी कारण ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज नहीं करते हैं सामान्यतः। अगर हल्का फुल्का कोई लोड है तो इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर लोड का मान ज्यादा है, लोड परिवर्तनीय है, तो हम इसका यूज फिर ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिए साथियों ये 3 पॉइंट स्टार्टर जनरली यूज में नहीं आता है, और इस कमी को सुधारने के लिए एक तीसरा स्टार्टर हमारा काम में आएगा, जो कि होगा साथियों 4 पॉइंट स्टार्टर। तो आज का हमारा अंतिम टॉपिक जो है वो है 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 4 पॉइंट स्टार्टर की कंस्ट्रक्शन देखते हैं अपने। 4 पॉइंट स्टार्टर मैं इसको दोबारा ही बना दूंगा ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। 4 पॉइंट स्टार्टर। देखो साथियों कुछ ज्यादा अंतर तो नहीं है, ये हमारे स्टड हैं, 4 स्टड हैं मान लीजिए, और ये सारे के सारे यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हैं, ठीक है। यहां से अपने आर्मेचर वाइंडिंग तो जोड़ते ही हैं, ये आर्मेचर का एक बिंदु आ गया। इसके पश्चात एक शंट एक एनवीसी बनानी है, एक ओएलसी बनानी है, काफी सारी पॉइंट है इसके अंदर। यहाँ ये स्पाइरल स्प्रिंग है, यहाँ ये हैंडल हो गया। यहाँ इस ओएलसी के पास में 2 बिंदु होंगे जो कि यहाँ एनवीसी के साथ में जोड़ने हैं हमें। ये हमारी एनवीसी है। इस बार कुछ काम अलग करना पड़ेगा, इस बार काम ये करना पड़ेगा, इसको तो हम जोड़ देंगे, इन 2 टर्मिनलों को, तो पहला टर्मिनल एनवीसी का और दूसरा, ये 2 पॉइंट यहां लाकर छोड़कर रख देंगे अपने। लेकिन इस एनवीसी को हम इस बार यहां लगाएंगे। पहले जो हम वायर यहां लेके जा रहे थे, इस बार हम वायर यहां लेके जाते हैं और इस एनवीसी के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसे प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस बोला जाता है। और यहां से एक वायर उठेगा जो कि शंट वाइंडिंग से जुड़ेगा। तो एक फील्ड का टर्मिनल हो गया, एक आर्मेचर का टर्मिनल हो गया, और एक रेजिस्टेंस का टर्मिनल हो गया, एक लाइन का टर्मिनल हो गया। तो गिनती करोगे तो आपको दिखाई देंगे टोटल 4 टर्मिनल हैं। इसलिए हमने बोला 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 टर्मिनल हैं, फील्ड, आर्मेचर, रेजिस्टेंस और लोड। देखो साथियों हो क्या रहा था कि पिछले जो 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर हमने यहां एनवीसी से जो वायर उठाकर हमने यहां लगाई थी, तो हम ये क्यों ना कर रहे थे कि हम एनवीसी के अंदर जो वायर थी हम यहां लगा रहे थे, वो डायरेक्ट हम यहां भी लगा सकते थे। तो ये काम हमने 4 पॉइंट स्टार्टर में किया। देखो साथियों हमने क्या काम किया, इस एनवीसी का जो सिरा था वो यहां न लगाकर इस बार यहां लगाया। यहां लगाने का मतलब ये बनता है साथियों कि जैसे ही 4 नंबर पॉइंट पे आप स्टड को लेकर आओगे, इस हैंडल को लेकर आओगे, तो जितनी करंट इस आर्मेचर में से जाना चाह रही थी वो चली जाएगी। इस फील्ड में से भी करंट काफी ज्यादा जाएगी। फील्ड का रेजिस्टेंस तो ज्यादा है, इस एनवीसी का रेजिस्टेंस तो ज्यादा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि ये लाइन के बिल्कुल पैरेलल क्रम में हो गई। देखो साथियों अगर आप ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस ना लगाओ, हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस ना लगा होता तो एनवीसी डायरेक्ट ये समांतर क्रम में जुड़ गई, और डायरेक्ट समांतर क्रम में जुड़ने का मतलब एनवीसी खराब हो जाना, क्योंकि उतना ज्यादा प्रतिरोध भी नहीं होता। तो होता क्या है कि एनवीसी को जो कि काम क्या कर रही थी 3 पॉइंट स्टार्टर में, बार बार उस हैंडल को छोड़ रही थी, क्योंकि यहां से जो प्रतिरोध हटकर जा रहे थे वो एनवीसी के साथ सीरीज क्रम में जुड़ रहे थे। उस चीज से बचाने के लिए हमने वायर को यहीं जोड़ दिया।
अब यहाँ जब 4 नंबर स्टड पर जब हैंडल को लेकर आ जाएंगे तो ये प्रतिरोध सारे के सारे साथ में तो आर्मेचर से आउट हो जाएंगे और फील्ड के इस एनवीसी के साथ तो लगे ही नहीं है, तो एनवीसी से तो पहले भी आउट ही थे, एनवीसी से तो पहले भी आउट ही थे। या आपने ये बोल सकते हैं साथियों कि जैसे जैसे अपने लेकर आएंगे वैसे वैसे एनवीसी से भी आउट होते जाएंगे, क्योंकि धारा एक्चुअल में हो जा इनसे ही रही है। देखो साथियों, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हम पढ़ रहे हैं कि 4 पॉइंट स्टार्टर हमने यूज में क्यों लिया। 3 पॉइंट स्टार्टर में ये कमी थी कि एनवीसी अपना चुंबक स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ये प्रतिरोध हटकर एनवीसी के साथ जुड़ रहे थे। तो हमने क्या काम किया, वो वायर तोड़कर यहां लगा दी। अब जैसे जैसे प्रतिरोधकों को हम हटाते जाएंगे वैसे वैसे आर्मेचर से भी आउट होते जाएंगे, एनवीसी से भी आउट होते जाएंगे, और ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इससे भी आउट होते जाएंगे। तो लास्ट में जब 4 नंबर स्टड पर हम यहां हैंडल को ला देंगे तो आर्मेचर, एनवीसी और शंट फील्ड वाइंडिंग तीनों से ये प्रतिरोध बाहर हो गए। तो अब जो एनवीसी है वो अपना चुंबक ठीक ठाक बना लेगी, क्योंकि ये प्रतिरोध अब सर्किट से आउट हो चुके हैं। तो उस चुंबक के कारण ये हैंडल को पकड़े रखेगी। अब साथियों, एनवीसी के सीरीज क्रम में हमने एक प्रतिरोध और जोड़ा है, जो कि इन तीनों प्रतिरोधकों के मान से कम है, क्योंकि अगर इस प्रतिरोध को नहीं जोड़ते तो एनवीसी डायरेक्ट समांतर क्रम में हो जाती, और समांतर क्रम में होने के कारण ये एनवीसी खराब हो सकती थी। इसका मैं आपको सिंपल एक डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो ऐसा हो रहा है साथियों, ये एनवीसी है, यहां से 2 पॉइंट लाकर हमने छोड़े ही हुए हैं। इन 2 पॉइंटों का क्या काम है ये आपको मैं 3 पॉइंट स्टार्टर में बता चुका हूं। यहां इसके सीरीज क्रम में ये पीआर जोड़ दिया। पीआर का मतलब है प्रोटेक्टिव रेजिस्टर, सुरक्षा प्रतिरोध। सुरक्षा किसकी करता है, एनवीसी की करता है। कैसे करता है, अगर ये ना लगाते तो डायरेक्ट यहां सप्लाई आ रही है, प्लस माइनस डायरेक्ट आ रहे हैं, आप देख लीजिए। यहां से प्लस ऐसे एनवीसी को मिला और माइनस इसको डायरेक्ट मिलता, तो एनवीसी पैरेलल क्रम में आ जाती, तो एनवीसी खराब हो सकती थी। उस चीज से बचाने के लिए, एनवीसी को बचाने के लिए एक प्रतिरोध लगा दिया जिसका नाम है सुरक्षा प्रतिरोध। तो 3 पॉइंट स्टार्टर में जो कमी थी उसको 4 पॉइंट स्टार्टर ने दूर भी कर दिया, और यहां एक नया प्रतिरोध आया जिसका नाम है प्रोटेक्टिव रेजिस्टर, जिसका एक टर्मिनल और निकला। तो 3 तो पहले थे ही, एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टर का टर्मिनल आ गया, तो टोटल 4 टर्मिनल हो गए। तो साथियों, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके कि 4 पॉइंट स्टार्टर में चौथा टर्मिनल कौन सा होता है, या ऐसा हो सकता है कि 4 पॉइंट स्टार्टर में 3 पॉइंट स्टार्टर के अलावा एक अन्य टर्मिनल का नाम बताइए, तो वो टर्मिनल किसका होगा, सुरक्षा प्रतिरोध का होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से साथियों, हमारा जो स्टार्टर का टॉपिक था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी ना आए, क्योंकि काफी सारी टेक्निकल इसमें बातें हैं, तो आप इस क्लास को दोबारा फिर से देख लेना, जरूर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है आपके स्टार्टर से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो, अपने इनको जरूर सॉल्व करेंगे। और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर दोबारा फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन देखिए। 2 पॉइंट होगा सीरीज मोटर के लिए, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर होगा शंट या फिर कंपाउंड, दोनों मोटरों के लिए 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज होता है। स्टार्टर हम क्यों लगाते हैं, आर्मेचर की स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, और करंट को कम करना है तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में स्टार्टिंग प्रतिरोध जोड़ते हैं, जो कि मोटर स्टार्ट होने के बाद परिपथ से हैंडल के माध्यम से बाहर कर दिए जाते हैं। एनवीसी का काम पढ़ा हमने ओएलसी का काम पढ़ा, और ये स्टड किससे बने हैं हमने ये पढ़ा। ये सारा कुछ हमने आज पूरी क्लास के अंदर सीखा है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में जरूर आई होगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारे साथियों 5 नंबर, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डीसी की जो तीनों मोटर हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड, उनकी स्पीड को घटाना है या बढ़ाना है,
क्योंकि बहुत बार हमें स्पीड को कम करना पड़ता है, काफ़ी बार स्पीड को बढ़ाना भी पड़ता है। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं, कुछ विधियां हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सभी साथी टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती है उसकी अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारी जो क्लासेज चल रही होती हैं उस क्लास में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी में डाउट आ रहा है, कोई मुश्किल लग रहा है। ठीक है साथियों, ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए।